हेलो दोस्तों। मैं आज आप सबको बीएसबी पटना बिहार बोर्ड के क्लास 9th के भूगोल चैप्टर का प्रथम अध्याय भारत का परिचय पढ़ाना शुरू करूँगा। दोस्तों, चूँकि मेरे पास अभी बुक नहीं है, किताब नहीं है, और परंतु इससे आप घबराएं ना, क्योंकि मुझे पिछले 7 सालों से पढ़ाने का अनुभव है और मैं जो भी बातें आपको बताऊंगा वो ऑथेंटिक होंगी, एक स्टैंडर्ड पे होंगी। और मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि मेरे पास तो कभी किताब नहीं है, तो हो सकता है कुछ बातें मैं ज़्यादा ऐड कर दूँ पढ़ाते वक्त, और हो सकता है कोई पॉइंट बिंदु छूट जाए। ऐसे मैं तो पूरा कोशिश करूँगा कि भारत का परिचय पढ़ाते समय मैं इसमें कोई भी चीज़ छोड़ूँ ना। ये मेरा अथक प्रयास होगा। और अब मैं आप लोगों का अध्याय शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं भारत एक विशाल देश है, क्योंकि भारत अंग्रेज़ों के आने से पहले, या फिर हम लोग बात करें तो मौर्यन साम्राज्य, जब मौर्यन साम्राज्य सम्राट अशोक होते थे, तब भारत की सीमा पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूरब में असम तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में, आप बोल सकते हैं कि दक्षिण भारत तक, पूरा यहाँ तक भारत की सीमा फैली हुई थी। ये अभी आज के वर्तमान स्थिति में जो आप पाकिस्तान देखते हैं, बांग्लादेश जो देखते हैं, ये सब भारत महाद्वीप, उपमहाद्वीप के अंदर में था। भारत एक पूरा देश हुआ करता था दोस्तों उस टाइम। अशोक, जब सम्राट अशोक भारत के शासक हुआ करते थे, तब की बातें मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारा देश आज भी बहुत विशाल है। इसकी विशालता के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। यह विश्व में अकेला ऐसा देश है जिसके नाम पर हिंद महासागर, एक सागर का भी नाम है हिंद महासागर, जिसे आप देखते हैं हिंदुस्तान, और महासागर तो आपको दिख ही रहा होगा, इंडियन ओशियन, जिसे हम हिंदी में हिंद महासागर बोलते हैं। तो एक देश का नाम और एक हिंद महासागर का नाम मिलते जुलते आपको दिखते हैं, तो हम अपने देश की विशालता समझ सकते हैं। दोस्तों, जब हम भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं, उपमहाद्वीप, तो ये टर्म्स चूँकि आज के दुनिया के संदर्भ में, या फिर आज के तत्कालिक संदर्भ में ये बातें हमेशा बोली जाती हैं। इससे आपको अखबार पढ़ने में या फिर किसी चीज़ भूगोल को समझने में, नहीं, आज की जो करंट अफेयर्स होते हैं, जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं होती हैं, जब हम अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो उस संदर्भ में भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब हमें समझने की आवश्यकता होती है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर दोस्तों पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सभी कंट्री
अपने भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। जब जब कभी भी आज के बाद से आप ये नाम सुने कि भारतीय उपमहाद्वीप, तो उसमें आपसे 5 देशों के बारे में बात किए जाते हैं। एक पहला तो हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया अपना प्यारा भारत, तीसरा हो गया नेपाल, चौथा हो गया भूटान और पांचवा हो गया बांग्लादेश। ये सब भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ये सभी देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, अगर हम भारत की आकृति की बात करें तो भारत की आकृति गणितीय ज्यामिति के संदर्भ में चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय कहने का अर्थ है कि इसे आप आयताकार भी बोल सकते हैं, ऐसे ये चतुष्कोणीय हुआ ना दोस्तों। भारत, चूँकि दोस्तों आप जानते हैं, आपको पता होगा कि ये पृथ्वी पूरी गोल है और इस गोले पे हम बहुत सारी आभासी रेखाएं खींचते हैं या फिर मानते हैं। आभासी कहने का मतलब कि जो वास्तविक में नहीं है उसे हम अपने मानते हैं। तो जो वृत्तीय रेखाएं होती हैं, जैसे कि अगर ये पृथ्वी हो गया, अगर ये पृथ्वी है तो इसमें जो दोस्तों ऐसे करके वृत्तीय जो रेखाएं होती हैं इसे हम अक्षांश कहते हैं, अक्षांश रेखा। ये रेखाएं, ये तो आपका इक्वेटर हो गया, 0 डिग्री अक्षांश। इसके ऊपर 90 रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं, और इसके नीचे भी 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। ऐसे ही एक ऐसी रेखा लिया जाता है, इस रेखा को हम लोग देशांतर बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर इस पूरे पृथ्वी में हम अपने भारत को देखना चाहें तो हमारा भारत कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, दिखेगा। सॉरी दोस्तों, आपको ये हम अपना प्यारा भारत वहाँ नहीं, अगर ये अपना अक्षांश है और ये अपना देशांतर है तो हमारा प्यारा भारत आपको इस जगह पे दिखेगा। तो इससे देखने से आपको ये पता चलता है दोस्तों कि हमारी भारत की जो स्थिति है अक्षांशीय रूप से देखें तो, चूँकि मैप में ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर पूरब होता है। तो अगर हम अक्षांशीय दृष्टिकोण से देखें तो ऊपर वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है वो उत्तर होगा, नीचे वाला हिस्सा दक्षिण होगा। यानी कि अगर अक्षांशीय दृष्टिकोण से हम अपने भारत को देखें तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। गोला का आधा भाग को गोलार्ध बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अगर एक पूरा गोला है तो गोला पे जब हम एक रेखा लेंगे तो ये गोला एक वृत्तीय, ये रेखाएं जो होती हैं वृत्तीय होती हैं, वृत्तीय पूरा गोल होता है चारों तरफ से। तो इससे क्या होगा कि अगर हम यहाँ से पृथ्वी को एकदम काट दें तो ये पृथ्वी 2 बराबर भागों में कट जाएगी। तो अर्ध हो गई ना, आधा हो गई ना, इसीलिए इसे गोलार्ध बोलते हैं। गोला का आधा भाग गोलार्ध। तो अक्षांशीय दृष्टिकोण से हमारा प्यारा भारत उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध ऊपर उत्तर होता है तो उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय विस्तार से अगर हम बात करें, देशांतरीय विस्तार अपने भारत का बात करें, देशांतरीय दृष्टिकोण से अपना भारत को देखें तो देशांतर रेखा चूँकि ऐसे होती है, उत्तर दक्षिण को मिलाती हैं। तो इस स्थिति में भारत आपको, ये पश्चिम हो गया और ये पूरब हो गया। तो हमारा चूँकि भारत यहाँ है
तो ये अपना भारत कहाँ किस दिशा में हो गया दोस्तों? पूरब में। तो देशांतर के दृष्टिकोण से पूरब में है और अक्षांश के दृष्टिकोण में उत्तर में है। तो अपने प्यारे भारत का स्थिति कैसा होगा दोस्तों? तो अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है और देशांतरीय दृष्टिकोण से भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में पड़ती है। तो अपना प्यारा भारत का जो ये स्थिति है वो अब आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे। अब अगर बात किया जाए तो चूँकि मैं पहले आपको मान के ऐसा चल रहा हूँ कि आपको अक्षांश और देशांतर की नॉलेज होंगी, क्योंकि ये 6वीं का पाठ्यक्रम में दिया हुआ है आपके, और मैं आपको क्लास 9th की भूगोल का किताब पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा तो अनुमानित है कि दोस्तों मैं मान के चलूँगा कि आपको इसका नॉलेज है अक्षांश और देशांतर का। तो दोस्तों अब मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करने से पहले भारत के बारे में कुछ बातें जान लें कि भारत जो हमारा देश है, आज की स्थिति में हमारे प्यारे भारत में टोटल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों आज हमारे भारत में केवल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैं आपको इसे एक एक कर गिनवा भी देता हूँ। अगर हम राज्य की बात करें तो पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा पंजाब, हरियाणा, चौथा 5वां राजस्थान, 6ठा उत्तर प्रदेश, 7वां मध्य प्रदेश, 8वां गुजरात, 9वां महाराष्ट्र, 10वां गोवा, 11वां कर्नाटक, 12वां केरला, 13वां तमिलनाडु, 14वां आंध्र प्रदेश, 15वां तेलंगाना, 16वां छत्तीसगढ़, 17वां उड़ीसा, 18वां झारखंड, 19वां बिहार, 20वां वेस्ट बंगाल और 21वां असम, 22वां सिक्किम, 23वां मेघालय, 24वां अरुणाचल प्रदेश, 25वां नागालैंड, 26वां मणिपुर, 27वां मिजोरम और 28वां त्रिपुरा। टोटल केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। 8 में एक तो हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर, एक हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा हो गया लद्दाख, तीसरा हो गया यहाँ पे आपका चंडीगढ़, चौथा हो गया न्यू दिल्ली, 5वां हो गया आपका यहाँ गुजरात के आसपास में कहीं आपको दमन और दीव यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दादर नगर हवेली, दमन और दीव। ये दादर नगर हवेली और दमन और दीव दोनों पहले अलग अलग होते थे, लेकिन अब भी दोनों को सम्मिलित रूप एक जगह मिला दिया गया है। तो ये हो गया आपका 5वां हो गया, ये 5वां हुआ ना दोस्तों, 5वां ही हुआ। और इधर हो गया आपका पुदुचेरी, 6ठा हो गया आपका। 7वां आपका हो गया ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और 8वां हो गया आपका लक्षद्वीप। तो ऐसे करके अपने 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हो गए। इन 8 केंद्र शासित प्रदेश और
28 राज्यों को मिला के अपना पूरा पैड़ा भारत का निर्माण होता है। दोस्तों, चूँकि मुझे ऑनलाइन पढ़ाने की अभी आदत नहीं हुई है, इसलिए कुछ बातें मुझसे छूट भी गई, नहीं तो मैं अभी अपने भूगोल को इतिहास के संदर्भ से स्टार्ट करता और आप लोगों को समझाता। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे प्यारे भारत की सीमा मौर्य साम्राज्य के समय में अफगानिस्तान से शुरू होकर हिमालय से लेकर नीचे हिंद महासागर और पूरब में असम तक फैली हुई थी। उस टाइम का असम इतना छोटा राज्य नहीं हुआ करता था। असम में नॉर्थ ईस्ट की सारी स्टेट्स आ जाते थे और बांग्लादेश ये सब भी भारत की ही हिस्सा हुआ करते थे। पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब भी भारत के ही हिस्सा हुआ करते थे।